पहले तो इस बात को समझिए कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है और ये कानून क्या है। डब्ल्यूटीओ का हमेशा ये प्रेशर रहा है भारत सरकार पे कि आप गरीबों को जो अनाज बांटते हैं उसका सब्सिडी कम करिए, आप किसानों को जो सब्सिडी देते हैं उसमें कुछ कमी करिए। ये प्रेशर हमेशा रहता है। और 2015 के डब्ल्यूटीओ के समझौते में खुले रूप से तो नहीं, लेकिन एक गुप्त रूप से उनका समझौता हुआ और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद शांता कुमार कमेटी उन्होंने बनाई कि कैसे पीडीएस सुधार किया जाए, और उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि पीडीएस की दुकानों से अनाज देने के बजाय कैश बेनिफिट देना चाहिए, डायरेक्ट कैश बेनिफिट देना चाहिए। उसका मतलब यह है कि जब आप कैश दे रहे हो तो आपको गेहूं और चावल की आवश्यकता नहीं है, जबकि हम लोग हंगर इंडेक्स में काफ़ी नीचे हैं, पर कैपिटा फूड ग्रेन कंजम्पशन हमारा काफ़ी कम है। उसको भी ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार ने गरीबों को सस्ता अनाज देने की योजना बनाई, राइट टू फूड दिया। उस राइट टू फूड को नेगेट करने के लिए उन्होंने शांता कुमार कमेटी बनाई, और जब डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा तो फिर अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनाज ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अनाज खरीदने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन नहीं होगा। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन नहीं होगा तो किसानों का माल बिक नहीं पाएगा। एक दूसरा, पूरे देश में, भारत में एग्रीकल्चर कमोडिटी का लगभग 12 लाख से 15 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, जिसमें बड़े जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड हमारी परचेजेस है। हर मंडी की लाइसेंस अलग लेना पड़ता है, और कोई भी बड़ा व्यापारी हर मंडी में लाइसेंसधारी नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने कृषि उपज मंडियों का जो अधिकार राज्य सरकार का था वो छीन के उन्होंने कह दिया कि हमने कानून बना दिया, जबकि हमारा कृषि का जो संविधान में शेड्यूल जो है वो राज्यों का अधिकार है, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने उसको खेती से हटाकर प्रोसेसिंग पर डाल दिया, परचेज पे डाल दिया, और उसमें उन्होंने ये 3 कानून लाए हैं ताकि डब्ल्यूटीओ जो प्रेशर डाल रहा है उसमें हम लोग उनके प्रेशर में आ जाएं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन समाप्त हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू हो जाए, और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 54-55 में ले आए थे, जिसमें कि स्टॉक होल्डिंग पे लिमिट था, जमाखोरी काला बाजारी को रोकने के लिए, उसको भी उन्होंने ओपन कर दिया। इसलिए ये किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। क्या कांग्रेस की यूपीए सरकार भी इस तरह का कानून लाने वाली थी? ना, बिल्कुल नहीं। आज दिल्ली में आरोप लगाया रविशंकर प्रसाद ने कि कांग्रेस भी इसी तरह के उस पर विचार कर रही थी, और अब जबकि हमने लागू कर दिया तो विरोध हो रहा है। देखिए, बात यह है, जरा प्रमाण तो दें। हमने हमारे इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला था कि किसानों से चर्चा करने के बाद कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सके, उसकी चर्चा करने के बाद कानून लाया जाएगा। इन्होंने चर्चा नहीं की। सेलेक्ट कमेटी का हमने सुझाव दिया था, सेलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट की बना दीजिए, उन्होंने माना नहीं, और सांसदों को बाहर फेंक दिया, उनको निलंबित कर दिया और बिल पास कर दिया। इसलिए विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं, मैं तो आज भी मोदी जी से कहूँगा कि अपनी जिद छोड़ें, अपना अहम और अहंकार से ऊपर उठकर, मेरी अभी कोई जो लोग आंदोलन कर रहे हैं चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यदि केंद्र सरकार ये तीनों बिल वापस ले लेती है
और पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी बना देती है, जिसमें कि पूरे इन तीनों विषयों को लेकर जो हमारी फार्मर्स यूनियन है सभी के और जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करके फिर से रीड्राफ्ट करें तो उसमें ये आंदोलन वापस हो सकता है, ये मेरी मान्यता है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये विपक्ष जो साथ आ रहे हैं वो अपना राजनीतिक वजूद बचा रहे हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जो आंदोलन के साथ कर रहे हैं। उन्हें इसके अलावा उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अकाली दल, प्रकाश सिंह जी बादल, जिन्होंने सदैव अटल बिहारी वाजपेयी से के पहले भी जनसंघ के ज़माने से इनका साथ दिया, आखिर वो क्यों अलग हुए? उन्होंने अपना पद्म विभूषण वापस क्यों कर दिया? उनकी बहू ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या वो भी उनका राजनीतिक स्वार्थ इसी में था? किसान इस देश का अन्नदाता है और वो अगर परेशान है तो देश प्रगति नहीं कर सकता। हमारा कृषि प्रधान देश है। दूसरी बात यह है कि आज की परिस्थिति में मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन सब जगह बंद है। बाजार में गेहूं 1400-1500 रुपये कुंटल बिक रहा है, जबकि 1980 में बिकना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। धान 1850 में बिकना चाहिए, 1500-1600 रुपये में बिक रहा है, खरीद नहीं हो रही है। मक्का 1830 इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और 1100-1200 ज़्यादा नहीं बिकी। मोदी जी कहते हैं 2022 में वो दुगनी की आमदनी कर देंगे, लेकिन जब तक किसान को उनके उपज का भाव ही नहीं मिल पाएगा तो दुगनी आमदनी कैसे हो जाएगी? सर, क्या वाकई में ये बिल कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाएगा? निश्चित तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार से चंपारण में नील की खेती में शोषण किया करते थे, उस प्रकार का शोषण का ये रास्ता खुल गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण पर रोक लगा दी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, जिनमें राशि की ज़रूरत है, हर चीज़ में पैसों की कमी है, कोविड के नाम पर यहाँ तक कि बाकी सब छोड़ दीजिए, सांसदों का जो MP लेड फंड है उसमें भी 2 साल के लिए रोक दिया उन्होंने। जिनकी जहाँ आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि गरीबों को आप न्याय योजना के अंतर्गत राशि दीजिए डायरेक्ट उनको उनके खाते में, लेकिन वहाँ उसके लिए पैसा इनके पास नहीं है। बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स के कर्जों में सहूलियत के लिए उनके पास पैसा है, नए पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए उनके पास पैसा है, और पूरे विश्व में ये हमारी पूरी जो सेंट्रल विस्टा है, इसकी तारीफ है, उसको बदलना चाहते हैं। उस पर कोई चर्चा नहीं है, मन माफिक काम कर रहे हैं। हम इसका टोटल विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो उचित किया है। सर, कल आप धरना दे रहे हैं। कोविड वैक्सीन को लेकर आपने आपत्ति जताई है, किस तरह की डाउट? मैं देखिए, बात यह है, पेंडेमिक समय में जो प्रोटोकॉल है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो होड़ लग गई है ग्लोबल लीडर्स में, कौन सा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कौन सा वैक्सीन का यूज़ किया जाए, इससे हमको बचना चाहिए। गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए, भारत के लोगों को गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए। अब हरियाणा के मंत्री विज साहब ने शोहरत पाने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन लिया और उनको कोविड हो गया। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं साहब, वो सेकेंड डोज के बाद इतने दिनों बाद। बात यह है कि ये नया रोग है, नया वायरस है, इसमें जब तक फील्ड ट्रायल्स काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल, वैसे तो कोई भी वैक्सीन आता है तो पहले ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने के पहले एनिमल्स पे किया जाता है। खैर, यहाँ पर डायरेक्टली ह्यूमंस पे कर रहे हैं, लेकिन इस पर बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर भारत
एक प्रयोगशाला नहीं हो सकती है किसी वैक्सीन के लिए। सर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि आप ज्योतिषाचार हो गई कि वैक्सीन के पहले ही आपने उस पर डाउट खड़ा कर दिया। नहीं, बात ये तो ऐसे है कि इन्होंने पहले बांटना शुरू कर दिया, कह रहे हम 6 महीने में सब बांट देंगे। अरे वैक्सीन आपने बीजेपी के घोषणा पत्र में तो उन्होंने कहा था वैक्सीन हम फ्री में बांट देंगे। अभी जब तक वैक्सीन आया नहीं है मार्केट में, अप्रूव नहीं हुआ है, ना तो एफडीए ने अप्रूव किया है यूएसए में, ना हम लोग हमारे डायरेक्टर ट्रेड से हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग्स से। तो अभी से इन्होंने, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूँ, तो सबने तो वो दिखा रहे हैं ना। कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी आदेश जारी किया है कि किसी भी धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं रहेगी। ठीक है, अरेस्ट कर लें। सर बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स को आप किस नजरिए से देखते हैं सर, कहाँ चूक? अचंभा हुआ, हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि लोगों में नाराज़ी थी। मैंने सन 77 का चुनाव लड़ा था जब जनता पार्टी की लहर थी, गांव में हमको घुसने नहीं दिया जाता था। लेकिन इस चुनाव में तो हालत उल्टी थी कि जिन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था वो 50, 60, 70 हज़ार से चुनाव जीत रहे हैं। ये कैसा चुनाव है भाई? सर बैलेट का समर्थन करते हैं हम लोग क्या? क्या उसकी शंका है आपको? मैं तो शुरू से कहता हूं कि बटन दबाने के बाद हमारे पास बैलेट पेपर हाथ में जब तक नहीं आएगा हमें विश्वास नहीं होता। सर शेड्यूल में